तो इस सीरीज के थर्ड लेक्चर में स्वागत है आपका। होपफुली आपने लेक्चर 1 और 2 और साथ में लेक्चर 0 ऑलरेडी देख लिया होगा। और लेक्चर 1 और 2 में जो हम टॉपिक कर रहे थे एवरीबॉडी, वो था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन वे में मास्टर किया। होपफुली आपने वो दोनों लेक्चर देख लिया होगा। तो एवरीवन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिबेलियस एंड रिफॉर्म मूवमेंट। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके वीडियो को देख लेना, पढ़ लेना आराम से, लेकिन लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, तो इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आपको मालूम ही है क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ही पहले आपको अच्छे से समझाया था। चलो एक बार और समझा देता हूँ कि आपको कॉपी में ये थ्रू आउट दिस सीरीज आपको छोटे छोटे टास्क मिलेंगे, वो कंप्लीट करना है। साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए, उसमें कॉपी में 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखिए, दूसरे में लिखिए ऑप्शन और तीसरे में लिखिए अप्रोच। अब क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन 1 मैं दिखाता हूँ, मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो सीरियल नंबर में 1 से 20 तक मार्क कर लो, 1 2 3 कहाँ तक 20 तक। ना जैसे ही पहला क्वेश्चन आपने देखा तो मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स वाई तुरंत क्वेश्चन देखते ही आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको अटेम्प्ट करना है। सपोज दैट आपको लगता है इसका करेक्ट आंसर आपको ए लग रहा है, तो ए मार्क करो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करो और जैसे ही मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो फिर आप देखो कि आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो सही है क्या। अगर सही है तो अप्रोच देखो, गलत हुआ अप्रोच तो क्रॉस करो। अगर सही अप्रोच से किया, मतलब जैसा मैंने एक्सप्लेन किया सेम अप्रोच लगाया, तो आप टिक करो उसको। इससे क्या होगा, मान लो आपने टोटल 20 क्वेश्चन है, उसमें 12 क्वेश्चन सही किए, लेकिन 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करेक्ट अप्रोच से किए। मतलब अभी भी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जहां पे अप्रोच आपका गलत है। तो उसी अप्रोच को हमें सुधारना है, सच दैट एक अप्रोच डेवलपमेंट जो हम कराना चाहते हैं थ्रू आउट दिस सीरीज, वो आप कर पाओ। राइट, तो ये हो गया पॉइंट 1 2 3 एंड 4। नाउ फिफ्थ पॉइंट के लिए ध्यान दीजिएगा। एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो सच दैट आप टॉप पे जाकर अपने साथ साथ सोसाइटी समाज का भी भला कर पाओ, बेहतर कर पाओ, है ना। उसके लिए आपको फॉलो करना है क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट। आई नो कि ये सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन अगर मेरे रिमाइंडर से आप एक भी चीज इसमें से इंप्लीमेंट कर पाते हो तो मेरा जो ये इनिशिएटिव है, मैं मानूंगा कि ये सफल रहा। ओके, तो क्या है समझ लो। क्रेडिट सिस्टम बोलता है कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कल जब ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो देश की सेवा करोगे। किन्हीं भी हालातों में, हर एक सिचुएशन में आपको कंसिस्टेंट रहना है, रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है, डिसिप्लिन मैनर में रहना है और पूरी तरीके से अटेंटिव रहना है। ऐसा नहीं कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हो और दिमाग चल रहा है कहीं और पे, या लाइब्रेरी में उससे बात करना, नहीं। पूरी तरीके से अटेंटिव रहे। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई, बात कर रहे हो तो बात करो, है ना। और ट्रांसपेरेंसी शो करना है सच दैट कि लोग आप पे बिलीव कर पाए, ट्रस्ट कर पाए। ओके, तो ये रहा क्रेडिट सिस्टम। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात किया जाए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी पढ़ा रहा है, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो, डिस्कस करो। अगर कुछ भी नहीं समझ आया ना, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है एवरीबॉडी, है ना। पूछना है उसको कि भाई ये क्वेश्चन, अगर ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो सही है तो कैसे सही, मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे ही सामने वाला इंडिविजुअल एक्सप्लेन करेगा तो उसको आप क्या करो, तुरंत मान मत लो, उसको टेस्ट करो, है ना। अपने नॉलेज के बेसिस पे टेस्ट करो, कैसे ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर एनालाइज करो उस इंफॉर्मेशन को कि आखिर हमारे काम की कौन सी चीज है। मान लो 100% इंफॉर्मेशन मिली आपको, लेकिन 20% ही काम की है, बाकी 80% बेकार है ना। तो 20% काम की चीज अपने पास रखो, और अगर लगता है आपके काम की चीज है तो उसको दूसरों के साथ भी शेयर करो, सच दैट आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, छोटा सा एग्जाम्पल है, ये पर्टिकुलर चैनल के बारे में मान लो आपने डिस्कवर किया, तो अगर आपको लगता है कि यार ये अच्छा है ना, मेरे प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा और मेरे दोस्तों के प्रिपरेशन में भी हेल्प कर सकता है, इन दैट केस आप उसको शेयर कर सकते हो। ये हुआ अच्छी जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करना, कम्युनिकेट करना। राइट, ओके। लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपको एक ओपन माइंडसेट रखना है सच दैट कि सामने वाला पर्सन अगर आपसे अपोजिट ओपिनियन या प्रोस्पेक्टिव रखता है तो उसको भी आप समझ पाओ, उससे भी सीख पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं जो हमें मालूम है वही सारा कुछ सत्य है, बाकी दुनिया में और कोई सत्य नहीं है। ऐसा एरोगेंट, ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है आपको। मतलब फिक्स माइंडसेट नहीं रखना है आपको, ओपन माइंडसेट रखना है सच दैट कि आप दूसरों से भी सीख पाओ, समझ पाओ, जान पाओ, बुझ पाओ। इज दैट क्लियर? सो एवरीवन, ये रहा आपके सामने क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट। साथ में आप इस चैनल पे अगर जाओगे तो आपको इस तरीके के प्लेलिस्ट मिलेंगे हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जितने भी यूपीएससी के सब्जेक्ट हैं हर एक पर बेस्ड
आपको पूरा डिटेल में और कंप्लीट PYQ का एनालिसिस मिल जाएगा, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम का बल्कि CAPF और CDS का भी। तो बिल्कुल चेकआउट करना ना भूलें बाकी कोर्सेज को, ओके, जो कि ऑब्वियस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, Who among the following was associated as the secretary with Hindu female school, which later came to known as बेथुने फीमेल स्कूल? तो ये उनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर जी, IC विद्यासागर। ठीक है, अब डिटेल देखते हैं कि ईश्वर चंद विद्यासागर वाज द सेक्रेटरी ऑफ बेथुने स्कूल। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1849। अब ध्यान रखिएगा, मैं जो जो हाईलाइट करता जाऊंगा या फिर ऐसे सर्कल करता जाऊंगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? गुड। ईश्वर चंद विद्यासागर, सेक्रेटरी ऑफ बेथुने स्कूल, 18 established in 1849, also known as Hindu female school. He was one of the pioneers of higher education, किसके लिए? फॉर वुमेन के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। तो इनका नाम था EV रामास्वामी नाइकर। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इनके बारे में अब डिटेल देखो, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी, EV रामास्वामी नाइकर, या फिर इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। ही वाज कॉल्ड, केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। ही हैड बीन एन एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ, और वो संस्कृत स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे। बाद में वो ही बिकेम मेंबर ऑफ कांग्रेस, है ना, कांग्रेस के मेंबर बने, और उन्होंने उसको लीव किया इन डिस्कस। कब? जब एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया, और वहां पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सीटिंग अरेंजमेंट था ना, फॉलोड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। समझ रहे हो? वहां पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिला कि लोअर कास्ट को दूर बिठाया गया। कहा? अपर कास्ट से। तो देयर वेयर डिस्टेंस बिटवीन लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, जिसके बाद उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस, और कन्विक्ट दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, है ना। और ये वो एकदम बात से कन्विंस हो गए कि जो अनटचेबल है उनको फाइट करना पड़ेगा अपनी डिग्निटी के लिए। तो पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजन अथॉरिटी सॉ सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी इज गॉड गिवन। समझ रहे होगा? untouchables had to free themselves therefore from all religion in order to achieve social equality। तो इसीलिए उन्होंने ये स्टार्ट किया। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी मैं क्लियर करता हूँ। पहले इसका आंसर देखो। वुमेन राइट्स टू गेन एजुकेशन, नहीं। एज ऑफ कंसेंट, बिल्कुल। रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, बिल्कुल। इसका मतलब होता है कि एक कोर्ट ऑर्डर जिसके बेसिस पे कोई भी हस्बैंड या वाइफ दूसरे स्पाउस को अपने साथ में रहने के लिए बोल सकता है। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो एज ऑफ कंसेंट ऑफ दूसरा और तीसरे से कनेक्टेड थे, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसा कैसे? अब देखो डिटेल। इंटरेस्टिंग चीज है क्या कि जो डॉक्टर रुकमाबाई हैं 1864 से लेकर 1955 तक एक इंडियन फिजिशियन और फेमिनिस्ट थी। सी इज द बेस्ट नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर इन कॉलोनियल इंडिया, एज वेल एज बीइंग इन्वॉल्व इन अ लैंडमार्क लीगल केस इन्वॉल्विंग हर मैरिज एज अ चाइल्ड ब्राइड बिटवीन 1884 से लेकर 1888 तक। अब समझो क्या होगा। एजुकेशन वाज नॉट एन इशू इन दिस केस। ठीक है। अब ये जो रकमाबाई थी, तो उनका शादी हो गया 11 साल की उम्र में। कितना? मैरिड ऑफ एट द यंग एज ऑफ 11 ईयर विथ दादाजी बिकाजी, हु वाज 19 ईयर ओल्ड। उस समय वो 19 साल के थे। 11 और 19 साल में शादी हो गई उन लोगों की। सी स्टेड एट हर पेरेंट्स हाउस एंड सी एजुकेटेड हरसेल्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ हर स्टेप फादर। अब 1885 में क्या हुआ? आफ्टर 12 ईयर ऑफ मैरिज बिकाजी फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट एंड सॉट रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। मैंने अभी समझाई दिया कि वो बिकाजी ने ये बोला कि नहीं, जो उनकी स्पाउस है वो आकर उनके साथ रहे, है ना, और जो भी मैरिटल ड्यूटीज है उनको फुलफिल करे। तो ये बिकाजी ने फाइल किया पिटीशन। ठीक है। अब क्या हुआ? रकमाबाई डिफेंस की उस चीज को। तो रकमाबाई डिफेंस कमेटी वाज फाउंड बाय बेहराम जी मालाबारी और पंडिता रमाबाई इन हर डिफेंस। इन मार्च 1887 रुकमाबाई वाज ऑर्डर्ड टू गो विथ, मतलब कि जज ने जो है ऑर्डर कर दिया कि गो लिव विद हर हस्बैंड और स्पेंड 6 मंथ इन जेल। फिर रुकमाबाई ने क्या किया? रोड टू क्वीन विक्टोरिया अबाउट हर सिचुएशन, अपने सिचुएशन के बारे में क्वीन विक्टोरिया को लिखा, और क्वीन विक्टोरिया ने ओवर रूल किया कोर्ट के वर्डिक्ट को और डिजॉल्व कर दिया मैरिज को। इन जुलाई 88 दादाजी एक्सेप्टेड मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ 2000 रुपीज टू डिजॉल्व द मैरिज, और दिस केस कंटिन्यू फॉर 4 ईयर अंटिल दादाजी वाज कंपनसेटेड। कब?
1888 में आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। ठीक, द केस वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन 1891। होपफुली आपको बहुत ही डिटेल में एक क्वेश्चन समझ आ गया और स्टोरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, क्यों? पहला, प्रेजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, बिल्कुल नहीं। इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, बिल्कुल, क्योंकि आर्टिफिशियल नील आ गया था, आर्टिफिशियल इंडिगो आ गया था उस टाइम तक, जिसकी वजह से जो नेचुरल इंडिगो था एवरीबडी वो अनप्रॉफिटेबल हो गया था इन दी वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी भी देख लेते हैं। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू कल्टीवेशन इन इंडिगो, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटेशन प्लांटर्स, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो, इन दी 18th और 19th सेंचुरी देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल और बिहार ड्यू टू, उसका डिमांड बहुत था, है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। लेकिन क्या हुआ कि मेजर रीजन फॉर इट्स फॉलिंग कल्टीवेशन 20th सेंचुरी आते आते था कि इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, ठीक है, विच मेड नेचुरल इंडिगो नॉन प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स एज वेल एज फॉर ट्रेडर्स। अब बात कर देते हैं इंडिगो का। इंडिगो क्या होता है? एक ब्लू डाई होता है, आपको पता होगा हिंदी में इसको नील बोलते हैं ना, which comes from the indigo plant. It was widely grown in India, firstly for East India Company and later for British Raj. In the 19th century, it was one of the most profitable commodity traded in European market called, उसको क्या बोला जाता था? ब्लू गोल्ड। होपफुली आपने देखा होगा इसके प्लांट्स को, है ना? नहीं देखा तो एक काम करो, जस्ट अभी गूगल कर लो, क्या? इंडिगो प्लांट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? तो इन चारों में से करेक्ट है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899 को हम बोलते हैं ग्रेट उलगुलन। उलगुलन का मीनिंग होता है एवरीबॉडी, उलगुलन का मीनिंग होता है टोटल रिवॉल्ट। क्या होता है? टोटल रिवॉल्ट। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुंडा रिबेलियन एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी ट्राइबल, अच्छा 19th सेंचुरी है तो ये ध्यान रखना 1899 और 900 में हुआ था। ठीक है, 1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा लेड दिस मूवमेंट इन द रीजन ऑफ साउथ रांची, कब? इतने में। एम्ड एट स्टेबलाइजिंग मुंडा राज या फिर मुंडा रूल इन दिस रीजन। रिवॉल्ट केम टू बी एज द उलगुलन, मतलब होता है टोटल रिवॉल्ट, जो कि ऊपर बताया मैंने, और या फिर ग्रेट तुमुल्ट, तो किसी भी नाम से आ जाए, होपफुली आपको एकदम क्लियर होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही। इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि 1874 में ब्रिटिश ने रिप्लेस कर दिया ट्रेडिशनल खुंटकारी सिस्टम ऑफ मुंडा ट्राइब जमींदारी सिस्टम से। The introduction of जमींदारी सिस्टम क्रिएटेड द क्लासेस ऑफ जमींदार और रियोत। रियोत कौन होते थे? जो टीनेंट्स थे, है ना, उस पर खेती करते थे। फॉलोइंग द मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, द ट्राइबल हैड टू डिपेंड ऑन द कैश, किसके लिए? फॉर पेइंग द रेंट और मीटिंग देयर डेली नीड्स। दिस मेड देम डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संथल अपराइजिंग की बात की जाए, कब हुआ था? 1855 में, आपको मालूम ही है। व्हाट वाज वेयर द मेजर टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट? टेरिटरी कॉल्ड संथल परगना वेयर क्रिएटेड, बिल्कुल सही है। इट बिकम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल, बिल्कुल ठीक। तो दोनों बड़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, सी हो गया आंसर। ये देख सकते हो, द रिबेलियन वाज स्पेसिफाइड विद द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ संथल परगना। ठीक, ओके, जेनरिक चीज है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसके लिए, इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश पास द संथल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 का। तो ये डेट पूछता है तो ये ध्यान में रखना, संथल परगना टेनेंसी एक्ट 1876। और संथल रिबेलियन कब हुआ था? संथल रिवॉल्यूशन ये हुआ था, सॉरी 1876 है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभार ड्यू टू फ्लो में अगर कोई डेट पर्टिकुलर मेरे से गलत निकल जाए, डेट या नाम, तो उसके लिए माफी, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो 1855 में संथल रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? संथल परगना टेनेंसी एक्ट आया 1876 में, जिसमें दोनों स्टेटमेंट जो ऊपर मैंने बताया ये बोला गया। क्या बनाया? संथल परगना बनाया और उसको नॉन संथल को ट्रांसफर करना, है ना, मना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लियर? सबसे पहले कौन सा हुआ? 4 स्टेटमेंट। पहला, स्वामी दयानंद स्टेब्लिश आर्य समाज, कब हुआ था? 1875 में। ठीक है। दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण, तो नील दर्पण एवरीबॉडी हुआ था 1859 में, और उसी टाइम में, मतलब ऑब्वियस है, उसके बाद दीनबंधु मित्रा जी ने लिखा नील दर्पण। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, तो ये लिखा था एवरीबॉडी 1882 में आनंद मठ, जो कि बेस्ड था सन्यासी रिवॉल्ट पे, जो हुआ था 1770s के बंगाल फेमाइन के टाइम पे। ओके, तो कब लिखा गया था? 1882 में। होपफुली ये स्टोरी आपको ध्यान रहे।
अगला है सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। एवरीबडी वो सक्सीड हुए थे 1863 में। उसके कई सालों बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इस एग्जाम को एकदम क्लियर किया था। होपफुली आपको पता होना चाहिए। अब बताओ कि पूछा है हमसे अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन हुआ। तो सबसे पहले कौन दिख रहा, यही दिख रहा, दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण। होपफुली आपको एकदम चारों के चारों अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइड फॉर, किसके लिए, क्या उसमें लिखा गया, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल नहीं, अरे उसमें ने तो मना कर दिया, स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते आप। अब आर्बिट्ररी पावर टू मैनेजमेंट टू 12 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, बिल्कुल नहीं। एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट, एकदम नहीं। सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स और बैन ऑन द स्ट्राइक, बिल्कुल है बड़ी, कि कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो ट्रिब्यूनल्स के पास जाओगे और स्ट्राइक करना बैन हो गया, ये कहा गया ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 में। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1929 एक्ट मेड प्रोविजन फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी और कंसल्टेशन बोर्ड with a view to investigate or settle trade dispute. It also stated that incitement to the participate in an unlawful strike was a criminal offense, punishable by a imprisonment for 2 साल का imprisonment या फिर फॉर अ लॉफुल स्ट्राइक 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। समझ लो, ये सारी चीजें कहा गया कब, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज, इसलिए मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल इन बिहार, बिल्कुल नहीं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एकदम नहीं। एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, एकदम सही है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। देखते हैं डिटेल कि सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा बाई फूले, ये ध्यान रखना सारा कुछ जो भी मैं हाईलाइट या फिर ऐसे सर्कल कर रहा हूँ। कब, 70 सितंबर 24, 1873 में। द गोल ऑफ दिस group was to fight against the Brahminical domination and upliftment of downtrodden groups such as women और शूद्र। उनको ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया ज्योतिबा बाई फूले द्वारा। क्या, सत्यशोधक समाज कब, 1873 में। ध्यान रहेगा क्या आपको। चलो ओके, एम और ऑब्जेक्टिव क्या था सत्यशोधक समाज का, देखो ध्यान से। पहले था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग शूद्राज टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स और गेट देम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्रेट बुक मेड बाय ब्राह्मण्स, टू यूनाइट ऑल शूद्राज और अति शूद्राज अगेंस्ट ब्राह्मणिकल ऑर्डर और कल्चर, और स्टेबलाइज करना आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन फेथ इन वन गॉड विदाउट इंटरमीडिएटरीज लाइक प्रीस्ट और रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, जैसे कि 4 वंस डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो होता है। मेंबरशिप ऑफ द सत्यशोधक समाज किसके लिए था, सभी के लिए था। हु एक्सेप्टेड इट आइडियोलॉजी और इज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्ट और रिलीजन। इसका मतलब ये नहीं कि केवल लोअर कास्ट के लोग कर सकते, कोई भी कर सकता था जो उनके इस विजन में बिलीव करता था। ठीक है, मेंबर बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, केशव चंद्र सेन एसोसिएटेड विद, तीनों में से किसके किसके साथ एसोसिएटेड थे। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, नहीं। टबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, बिल्कुल। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, बिल्कुल। देखो एवरीबॉडी, तीसरा तो कॉमन चीज है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है, लेकिन दूसरा नहीं पता होता। अब जो ए पढ़ने के बाद आपको दोनों, दूसरा और तीसरा या पहला भी पता होगा। देखो ध्यान से, केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद स्टेब्लिशमेंट ऑफ टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ही वाज सोशल रिफॉर्मर और लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को लीडर थे, एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो एडवोकेट करता था मोनोएथिज्म और सोशल रिफॉर्म। अभी पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। कब हुआ था ब्रह्मो समाज, 1828 में फाउंड हुआ था कलकत्ता में बाई राजा राम मोहन राय। ही फाउंडेड टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। कौन, ये जो बात कर रहे हैं हम, केशव चंद्र सेन साहब की। ऑल्सो नोन एज नव विधान, इसको नव विधान भी बोलते थे। किसको, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन को। कब, 1868 में, एज ए न्यू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दैट कंबाइंड एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म, इन सबको मिला के क्या नाम दिया इसका, नव विधान, या फिर जो ऊपर लिखा है। तो उन्होंने आल्सो फाउंड किया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कब, 1870 में, एज ए सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू प्रमोट एजुकेशन, वुमेन्स राइट, लीगल रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर। केशव चंद्र सेन वाज नॉट एसोसिएटेड विद स्टेबलिशमेंट ऑफ कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। तो बात आती है किसने फाउंड किया था, फिर उसको फाउंड किया था राजा राममोहन राय साहब ने, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम ने। कब, 1823 में, एज ए प्लेटफॉर्म टू प्रोपगेट यूनिटेरियनिज्म और रेशनलिज्म। ठीक है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डिमांड फॉर तेभागा पीजेंट, तेभागा 3 भागा मतलब 1/3,
ठीक है। मूवमेंट इन बंगाल, अब आगे अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि तेभागा पीजेंट कहाँ पे थे, तो आप बता पाओगे बंगाल में। क्यों? क्योंकि आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया अच्छे से, बोलो हाँ ना। ओके, तो ये 1/3 देखो कहीं पे दिख रहा क्या? पहले आंसर ऑप्शन में दिख रहा, तो आंसर ये हो जाएगा कि द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंड लॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। देखो क्या हुआ कि पहले क्या करते थे कि लैंड लॉर्ड्स जो है जितना भी होता था उपज, तो उसका 50% अपने पास रखते थे। तो उस टाइम पे कोई एक तो कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि 1/3, 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, 1/3 जो है वो दो। तो इसलिए तेभागा जो पीजेंट मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिमांडिंग 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड फॉर देमसेल्फ एंड 1/3 फॉर लैंड लॉर्ड्स। मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। कब हुआ था? 1946 में। कहाँ पे? बंगाल में, है ना। और लेड बाई ऑल इंडिया किसान सभा, इतना ध्यान रहेगा कि आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज के रिगार्डिंग कौन कौन से सही है? पहला, इट अपोज आइडियोलेक्टिव, बिल्कुल सही है ना, कि आइडियल की पूजा मत करो, आइडियल पूजा बिल्कुल मत करो। ये किसने कहा? ब्रह्मो समाज ने कहा। इट डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर द इंटरप्रिटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, बिल्कुल ये भी क्या था? कहना था ब्रह्मो समाज का। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफेलिबल, बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। वेदास आर इनफेलिबल ये कहा था आर्य समाज ने, जबकि ब्रह्मो समाज का ये कहना था कि नहीं, ना तो कोई मनुष्य, ना तो कोई वेदास, ना तो कोई टेक्स्ट, कोई भी इनफेलेबल नहीं है। ओके, एक इसमें किस लोगों ने बात किया था? वेदास आर इनफेलेबल, आर्य समाज ने, जो वैदिक टेक्स्ट को रिवाइव करने के लिए, है ना, आए थे। तो तीसरा गलत, पहला और दूसरा सही, तो आंसर हो गया बी। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, ठीक है क्या? तो वही चीजें हैं जो मैंने बताया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो, हाँ ठीक है, सारा कुछ वही जेनरिक चीज है एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म। चलो मैं समझा देता हूँ। देखो 1885 में क्या बन गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, आईएनसी, ठीक है। मतलब कांग्रेस बन गई 1885 में। उसका काम क्या था? पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाना लोगों में, ठीक है। तो पॉलिटिकल काम के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, लेकिन जो सोशल वर्क करने के लिए चाहिए था, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि एक अलग से नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाओ, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं करेगी। कोई 1887 में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम रखा गया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। एकदम क्लियर है क्या? कब बनी? 1887 में। इसके लिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाहती थी इंक्लूड सोशल रिफॉर्म किसमें? अपने एजेंडा में। दैट्स वाई वो चाहती थी वो प्योर पॉलिटिकल बेसिस पे रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? बनाया 1887 में, क्या? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया। लीडर्स ऑफ आईएनसी वेयर ऑफ द व्यू दैट कांग्रेस प्लेटफॉर्म शुड बी डिवोटेड टू पॉलिटिकल टॉपिक ओनली और फॉर्म नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एज एन एडजंट टू आईएनसी फॉर दिस पर्पस, ठीक। अच्छा, उसी में दी कॉन्फ्रेंस एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस और अपोज कुलीनिज्म। कुलीनिज्म एवरीबडी होता है एक देखो, कुलीनिज्म बना है कुलीन से। कुलीन का मतलब होता है कुल, मतलब कि सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था कि ये बड़ा कुल है, ये छोटा कुल है, समझ रहे हो क्या? तो इस चीज को हटाने के लिए इसी चीज को बोलते थे कुलीनिज्म। और पॉलीगामी आपको पता है, एक से ज्यादा शादी करना, बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन द इंडिया कब 19th सेंचुरी में? तो एवरीबॉडी इसका देखो आंसर। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू और टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसा इसलिए हुआ था एवरीवन क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर आ गए थे, जो कि एकदम डिस्टर्ब कर दिया था ट्राइबल कम्युनिटी को, ट्राइबल पॉपुलेशन को। तो इस वजह से बहुत ज्यादा ट्राइबल इंसर्जेंस हुआ उस टाइम पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि ब्रिटिश इन्फोर्स किया फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 और 1878 and establish monopoly over the forested land, also known as the extension of settled community into tribal area, ठीक है। तो हैंड ओवर ऑफ ट्राइबल लैंड्स एंड द इंटोचमेंट ऑफ मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स एंड ब्रिटिश लॉ जनरेटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ट्राइबल लाइफ। दिस प्रोवाइडेड फॉर द कॉमन ग्राउंड, इसके लिए ट्राइबल इंसरेक्शन के लिए। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following places was associated with आचार्य विनोबा भावे, है ना। सो एवरीवन, ये लेटेस्ट का नहीं, मतलब कि लेटेस्ट है कि 1951 में पोचमपल्ली में विनोबा भावे जी ने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया। पोचमपल्ली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है।
तो स्टार्ट किया किन्होंने, विनोबा भावे जी ने 1951 में। ओके, तो पोचमपल्ली विलेज क्या है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, जो कि आज तेलंगाना के नाम से जानता है। अब वो क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एवरीवन, ध्यान से दो। वुमेन मूवमेंट में स्टार्ट किया किन्होंने, विनोबा भावे जी ने 1951 में। कहाँ पे, भी बता दिया है ना, क्या था, भूदान, नाम से लग रहा भू का दान है ना, मतलब भूमि का दान। तो सम ऑफ द लार्जेस्ट डोनेशन केम फ्रॉम राजा ऑफ रंका, जिन्होंने 1,02,001 एकड़ डोनेट किया, और निजाम ऑफ हैदराबाद जिन्होंने इतना डोनेट किया। बाई 1969 में इस मूवमेंट ने कलेक्ट किया 4 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया लगभग 53 लाख फैमिली को, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से किया, भूदान मूवमेंट के बारे में बता दिया। अच्छा, भूदान मूवमेंट के साथ ही है ना, बहुत सारे इसने इंस्पायर किया बहुत सारे अदर मूवमेंट को, जैसे कि ग्राम दान है ना, विलेज गिफ्ट, या फिर सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सबका उदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। अंत्योदय मतलब अंत का भी उदय हो, सबसे लास्ट का भी उदय हो, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट। दिस मूवमेंट shows the potential of Gandhian ideas and method in transforming India's rural landscape. Next question. With reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by British? तो वो थे एवरीबडी, तात्या टोपे उनके फ्रेंड थे, मान सिंह है ना, उन्होंने उन्हें बिट्रेड किया, और जिसकी वजह से ब्रिटिश ने उन्हें पकड़ लिया है ना, और पुट टू डेथ। तात्या टोपे was betrayed by मान सिंह, one of his closest associate. He was captured by British force कब, 7 अप्रैल 1859 में, and after a hurried trial for waging war against the East India Company, he was hanged 1859 के अप्रैल 18 को। देखो कितना जल्दी, 7 अप्रैल को पकड़ा, 18 अप्रैल को फांसी दे दी। कॉज ऑफ अदर लीडर, नाना साहब की बात किया जाए तो escaped to Nepal after British took over the control of Kanpur and he probably perished in the jungle of Nepal. कुंवर सिंह की बात की जाए तो ये जगदीशपुर बिहार के है ना, रूलर थे एवरीबडी। succumbed to injuries he sustained in the fight against the British कब, 20 अप्रैल 1858 को। खान बहादुर खान escaped to Nepal where the Nepal army captured him and returned to British. He was tried, sentenced to death and hanged in the कोतवाली पुलिस स्टेशन कब, 1860 में। Okay, next. Which one of the following revolt was made famous by Bankim Chand Chatterjee in his नॉवेल आनंद मठ? अभी मैंने बताया किसी क्वेश्चन में, इसी लेक्चर में मैंने बताया आनंद मठ किस पे बेस्ड थी, सन्यासी रिवॉल्ट पे बेस्ड थी, जो कि 1770s के टाइम पे हुआ था, जब बंगाल में फेमाइन एक फैला हुआ था। तो बोलो एकदम क्लियर। ओके, कब लिखी गई थी आनंद मठ? 1882 में। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो होपफुली आपको सारा कुछ बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गया है। बोलो हाँ ना, तो इसलिए आगे बढ़ जाए क्या? चलो बढ़ जाते हैं फिर। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज, इट फॉलो द स्टोरी ऑफ महेंद्र और कल्याणी, अ कपल फेसिंग हार्डशिप, है ना, और इसको लीड किसने किया था? ओके, ये इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आगे किसी में होगा वो बता देंगे, डोंट वरी। ओके, सन्यासी रिवॉल्ट की बात की रहे। हाँ, ये देखो, सन्यासी सिद्धू एंड कान्हू, साधुज इन मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी, इट एम टू चैलेंज ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन और ऑप्रेसिव पॉलिसीज। पंडित भवानी चरण पाठक इमर्ज एज अ की लीडर। कौन? पंडित भवानी चरण पाठक, ये ध्यान में रखना, ये लीडर थे इसके। सन्यासी रिवॉल्ट कब से कब तक चला? 1770 से लेकर 1779 तक, ठीक है। ओके, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका नेचर क्या था? ऑब्जेक्टिव, स्पीड, है ना, इंपॉर्टेंस, फेलियर, ये आराम से पढ़ लेना आप, ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है एवरीबॉडी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, जनरिक चीज है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी? देखो, तो जो उसको किन नहीं कर पाए, किन मतलब कैच नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, उसको हमने नाम दिया लॉर्ड केनिंग। हमने क्या नाम दिया, मतलब नाम था ठीक है, तो उनका नाम था लॉर्ड केनिंग, जिन्होंने किन नहीं कर पाए किसको? सिपाही म्यूटिनी 1857 को। इज दैट क्लियर? तो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड केनिंग। होपफुली कैसे याद रखना है वो आपको पता हो चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फरवरी 1918? तो इंद्र नारायण द्विवेदी बिल्कुल थे, गौरी शंकर मिश्रा भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मदन मोहन मालवीय साहब भी थे। तो नहीं थे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये देखो, जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा कब? फेब 1980 में। यूपी किसान सभा वाज अ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज सेट अप बाय गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और सपोर्ट ऑफ मदन मोहन मालवीय से, हु वेयर मेंबर ऑफ द होम रूल लीग। यूपी किसान सभा एम टू मोबिलाइज द पीजेंट, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ऑप्रेसिव जमींदारी सिस्टम के खिलाफ एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू ज्वाइन किया पीजेंट मूवमेंट कब? 1920 में, व्हेन ही विजिटेड द विलेज इन यूपी
to look at the farmers' condition at the behest of the Baba Ramchand, who was another leader of the peasant movement. ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो है which one of the following territory was not affected by the revolt of 1857? कौन अफेक्टेड नहीं था? झांसी बिल्कुल था, चित्तौड़ बिल्कुल नहीं था, जगदीशपुर बिहार ये बिल्कुल था एवरीबॉडी, है ना, और लखनऊ एकदम बिल्कुल। तो कौन नहीं था? चित्तौड़ जो है वो अफेक्टेड नहीं था। तो बाकी सबके सब अफेक्टेड थे। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। सो एवरीवन, इसमें बस इतना ही क्वेश्चन, होपफुली आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट क्वेरी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि लास्ट में दो लाइन रहती है आपके लिए, तो आज के लिए मुनव्वर राना साहब का कहना है कि अपने ही हाथों में रख अपनी तकदीर, क्यों किसी और से उम्मीद रखता है। तो कभी कभार क्या होता है एवरीबॉडी, हम लोग इंसान ही है ना, डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे इतना ज्यादा कि फिर बहुत ज्यादा दुख दर्द पीड़ा हमें सहन करनी होती है उसकी वजह से। तो इसलिए आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। छोटी छोटी चीजों के लिए जो लगता है आपको ना कि नहीं कोई और अगर आपको खुशी देगा, तो एक्चुअल में आप ही वो इंसान हो जो आपको खुशी दे सकता है। इसलिए डिपेंडेंसी घटाओ और लाइफ को बेहतर बनाओ। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।